वेलकम बैक। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अयूब सर क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि कुछ समय से हम थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसी कारण हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि मेरा जो ऑफलाइन बच्चे हैं और जो उनको तैयारी करने आने में थोड़ा सा व्यस्त है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए जो आज जो वीडियो लाए हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेके आए हैं। और वह वीडियो है आपका एनसीएफ 2022 का। आप सोच रहे होंगे कि एनसीएफ 2022 कब आ गया, लेकिन नहीं, एनसीएफ 2022 आया कुछ ही दिन पहले, जो है 2-3 महीना पहले आपका एनसीएफ 2022 आया है और उसका रिपोर्ट सबमिट किया गया है। और ये जो रिपोर्ट सबमिट किया गया है, जो वह एनईपी के बारे में आप लोग सुने होंगे। एनईपी 2020 अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर एक गाइडलाइन दिया गया है, जो कि तैयार करता है। जो कौन तैयार करता है? ये एनसीईआरटी का काम होता है तैयार करने का। लेकिन इसको प्रस्तुत किया है, इसको जारी किया है, तो वह आपका जारी किया है कौन? जो धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी अभी आपके हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, जो कि शिक्षा मंत्रालय को संभाल रहे हैं। आप कहिएगा शिक्षा मंत्रालय अभी कब हो गया? तो शिक्षा मंत्रालय एनईपी 2020 में ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम को चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। तो अब एजुकेशन मिनिस्टर कहलाएगा धर्मेंद्र प्रधान। और उस समय जो था रमेश पोखरियाल निशंक, उसी समय पहले तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंत्री कहलाता था। जस्ट उसी के टाइम में जो है वह एजुकेशन मिनिस्टर बन गया था, यानी वह शिक्षा मंत्रालय में बदल गया था। तो यह जो प्रस्तुत किया, आपसे पूछा जा सकता है किसने प्रस्तुत किया, तो आप इसमें दीजिएगा कि यह प्रस्तुत किया, तो यह प्रस्तुत किया धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि अभी केंद्र सरकार में कौन है? शिक्षा मंत्रालय को संभाल रहा है। पहले पेट्रोलियम मंत्रालय संभाल रहा था, पर अभी इसका कमान दिया गया है इसको शिक्षा मंत्रालय का। देखिए, और आगे नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन द एनईपी। और ये जो एनसीएफ 2022, अब बात एनसीएफ का हो रहा है ना, तो आप लोग ये समझिए कि एनसीएफ 2022 जो है यह आपको कब शुरू हो गया? तो एनसीएफ 2022 आपका ये बेस्ड है किस पर? एनईपी 2020 पर। और एनईपी का क्या मतलब होता है? तो एन से मतलब होता है न्यू, एन का मतलब होता है न्यू, और ई से होता है एजुकेशन, और पी से क्या होता है जी? पॉलिसी। जो पॉलिसी बनती है उसको हम एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन में सुधार करने के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, एक गाइडलाइन दिया जाता है। और आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पिछले बार सीटेट में काफी सवाल पूछा गया था, इस बार भी सवाल पूछने की संभावना है, इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जरूर आप पढ़ लीजिएगा। और इस वीडियो पर, इस चैनल पर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम डालेंगे। तो हम थोड़ा सा अभी आपको एनसीएफ 2022 डाल देते हैं। हालांकि पहले हमको न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाना था, लेकिन इसका बना बनाया पीडीएफ था, इसलिए हम आपको यह पहले पढ़ा देते हैं। इसमें कोई नहीं है, आपको समझाते हुए दोनों को चलेंगे। तो एनईपी 2020 जो कि बच्चे का क्या है, इस पर रचनात्मक कार्य पर ज्यादा जोर देता है, क्रियात्मक पर ज्यादा जोर देता है, समालोचनात्मक चिंतन पर जोर देता है। उसी को लेकर के यह एनसीएफ गाइडलाइन जो प्रस्तुत किया गया है, यह कहा गया है कि बच्चों को शिक्षा में आप क्या क्या व्यवस्था किया जाएगा, किसको किसको जो है ना सम्मिलित करने की बात क्या, इसमें पूरा वीडियो में हम उन्हीं पर बात करेंगे। तो अंत तक जरूर इसको बने रहिएगा आप लोग। तो देखिए, पहला सवाल तो आपसे बन सकता है कि एनसीएफ 2022 किस पर आधारित है? तो वो एनईपी 2020 पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो एनईपी 2020 पर वो आपका आधारित है। तो पहले आप इसको आप अच्छे से समझ जाइए, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। चलिए आप नेक्स्ट चलते हैं। और अगला है कि एनसीएफ 2022 जो आया, इससे पहले कौन कौन से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ चुका है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा आ चुका है, जारी हो चुका है। और ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि एनसीएफ को जारी करने का काम कौन करता है? तो वह एनसीईआरटी करता है। चलिए, तो इससे पहले जो हमारा एनसीएफ आ चुका है, वह एनसीएफ है आपका कि वो एनसीएफ है आपका 1975। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो हमको इंडिया में लॉन्च हुआ था, वह 1968 के टाइम में लॉन्च हुआ था। 1968 टाइम में फर्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पहला एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया था। और जस्ट उसी के बाद 1975 ईस्वी में एनसीएफ को लाया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लाया, एक गाइडलाइन, एक दस्तावेज की तरह लाया गया था। उसके बाद फिर एनसीएफ 1988 आया। और देखिए 1988 से पहले 1986 में भी आपका ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, जो उस समय
संजय गांधी का शायद सरकार थी, उसी टाइम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था और बहुत अच्छा विस्तृत से यह पॉलिसी आया था और माना जाता है कि बहुत अच्छा था यह पॉलिसी। हालांकि इसमें भी पॉलिसी दर पॉलिसी बनता चला गया, इसमें भी कई बातें ऐसी थी, इतनी अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन पूर्णतः वह अभी तक भी उसको कह पाइएगा कि लागू हो पाया नहीं हो पाया है। इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, पॉलिटिकल कारण या जो भी कारण हो सकता है, लेकिन अगर पॉलिसी बनती है तो उसे जमीन पर दिखनी चाहिए, वह जमीन पर लागू होनी चाहिए, लेकिन जमीन पर लागू होता नहीं है। उसका अगर अक्षरशः पालन कर लिया जाए तो दूसरी एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन पालन होता ही नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी फिर से नया ला देता है, हमको हमारा सिलेबस बढ़ जाता है पढ़ने के लिए। खैर ये है हमारे सिलेबस में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो 1986 में जो पॉलिसी आई थी उसके बाद एनसीएफ आया, 1988 में आया। उसके बाद एनसीएफ फिर आया 2000 ईस्वी में, इसको रिवाइज किया गया और 2000 में एनसीएफ आया। फिर एनसीएफ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीएफ आपका था वो एनसीएफ था 2005 का। जो एनसीएफ 2005 था एक बहुत बड़ा विस्तृत रिपोर्ट था। यह पिछले में जितना भी एनसीएफ आया था पिछला जो भी, उससे सबसे ज्यादा विस्तृत और सबसे ज्यादा सारगर्भित अगर कोई था और सबसे बेस्ट था तो एनसीएफ 2005 था। इसलिए आपको भी, आपका भी सिलेबस में एनसीएफ 2005 अभी भी दिया हुआ है, तो आपको भी एनसीएफ 2005 निश्चित रूप से अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही जो है ना मील के पत्थर साबित होगा आपके एग्जाम के लिए, आपका पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। क्योंकि एक बार पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट आपका बन जाती है ना तो फिर एग्जाम कहीं आपको रोकने वाला नहीं है। फिर आप जो है ना निश्चित रूप से 10 से 12 क्वेश्चन तो पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर ही कर लेते हैं। इसलिए एनसीएफ 2005 निश्चित रूप से पढ़िए और जो पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए, उसको बार बार देखिए, उसके बात को समझिए, उसका जो अवधारणा है उसको समझिए, तो ये जरूरी हो जाएगा। तो ये एनसीएफ 2005 आया जो बहुत अच्छा आया। उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी आपका क्या हुआ, न्यू सरकार आई और आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई उन्होंने कहा कि नहीं पुरानी चीज़ों को बदलो, नया चीज़ लाओ, हर चीज़ में नया चीज़ ला रहा है। तो उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी में भी बदलाव किया। हालांकि एजुकेशन पॉलिसी में किस चीज़ें की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि इतना टाइम पहले 1986 से ही एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी, तो कुछ बदलाव होना लाजमी है। समय के साथ, परिस्थिति के साथ हमें बदलाव की ओर बढ़ना ही चाहिए। तो इसीलिए 2017 ईस्वी में कस्तूरी रंजन साहब जो इसरो के पूर्व चेयरमैन थे, उसके अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई और कहा गया कि आप अध्ययन कीजिए और एक बेस्ट से बेस्ट जो है ना पॉलिसी लाइए जो इंडिया के एजुकेशन व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बना पाए। इंडिया के एजुकेशन व्यवस्था को समकालीन परिदृश्य में अभी जो स्थिति है उसके परिदृश्य में, परिस्थिति में कैसे हम बच्चे को आगे बढ़ा सके, एजुकेशन को कैसे बेस्ट से बेस्ट बना सके, इस पर आप एक विस्तृत रिपोर्ट बनाइए। कस्तूरी रंजन समिति ने काम करना शुरू किया और काफी विस्तृत से लगभग सभी चीजों को, सभी पक्षों को देखा और साथ में सभी चीजों को भी अध्ययन किया और सभी लोगों से भी परामर्श लिया। कहा गया था कि पहला ऐसा एजुकेशन पॉलिसी था जिसमें जनता का भी राय लिया गया था, शिक्षक का भी राय लिया गया था, सबका राय लेकर के एक विस्तृत रिपोर्ट इन्होंने 2019 में सबमिट कर दिया सरकार को कि ये रहा इंडिया का भाग्य विधाता एजुकेशन का, ये बेस्ट है, आप इसको देखिए। सरकार ने अध्ययन किया, अच्छा से एजुकेशन मिनिस्ट्री में गया, फिर कैबिनेट में गया, फिर उसको मंजूरी मिल गया। अब जैसे कैबिनेट में उसको मंजूरी मिलता है 2020 में, यानी जो अप्रैल के आसपास का शायद टाइम है, नवंबर या अप्रैल में, नवंबर में शायद 2020 में आपका ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैबिनेट मंजूरी दे देता है और वह जैसे ही कैबिनेट उसको मंजूरी देता है पूरे भारत में लागू हो जाता है यह चीज को। तो यही था। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पहली बार 2000 कहते हैं, पहली बार जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला पहला स्टेट कौन था? तो वह पहला स्टेट आपका कौन था? कर्नाटक राज्य था। याद रखिएगा इस बात को। तो कर्नाटक राज्य हो गया। तो एजुकेशन पॉलिसी बनती है, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी के गाइडलाइन को, उसकी जो सुझाव है, उसकी जो मुख्य बिंदु है, उसका पालन कैसे करें, क्या पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, क्यों पढ़ाए, इन सब का विस्तृत जो रिपोर्ट तैयार करता है ना जी, वह काम करता है एनसीएफ। वह काम किसका होता है? एनसीएफ का होता है। एनसीएफ इसीलिए नेशनल कैरिकुलम बनता है, एक कैरिकुलम पाठ्यचर्या का निर्माण होता है, एक फ्रेमवर्क बनती है और इसका तैयार करने का काम एनसीईआरटी द्वारा किया जाता है। तो वह एनसीएफ 2022 बना। तो यह जो आधारित था वह किस पर आधारित था? 2020 पर आधारित था। यहां तक की कहानी आपको समझा दी। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्लाइड होगा आपके लिए। यह देखिए कि एनसीएफ 2022 के महत्वपूर्ण बिंदु
कौन कौन है उस पर बात करते हैं। यह जो है एनसीएफ 2022 यह आपके 0 से लेकर के 8 वर्ष के बालक पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। देखिए बात हुआ क्या कि अभी जो सरकारी तंत्र है या व्यवस्था है, अभी हालांकि अभी तक कुछ चेंजेज नहीं दिख रहा है, लेकिन कई जगह दिख रहा है, केंद्रीय विद्यालय वगैरह में दिख रहा है कि नर्सरी में एडमिशन नहीं होती है। अभी भी स्कूल में 1 क्लास में एडमिशन होती है। आप देख रहे हैं सरकारी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम आप, तो उसमें 1 क्लास का मतलब कि आपका उम्र, बच्चे का एज कितना हो जाइए, 5 से 6 वर्ष होना चाहिए, तभी वह बच्चा 1 क्लास के जाने के लायक होगा। लेकिन उससे पहले जीन पियाजे जी ने, वाइगोस्की ने, कई सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने रिसर्च करके यह साबित कर दिया है कि बालक का विकास जो होता है ना, वह 2 साल से ही बड़ा तीव्र गति से होती है, चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो। फिजिकल डेवलपमेंट तो उससे पहले तो शैशवावस्था में बहुत ज्यादा होता है, पूर्व बाल्यावस्था में मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, दोनों का डेवलपमेंट होता है। तो जब डेवलपमेंट इतना कारगर चलता है, यहां बच्चा सोचने समझने की थिंकिंग के साथ सोचना शुरू कर देता है। जीन पियाजे ने खुद रिसर्च किया है, सेंसरी मोटर स्टेज की बात करता है 0 से 2 स्क्वायर का, या पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की बात करता है। तो इस एज में जब बच्चा सोचने लग जाता है, समझने लग जाता है बातें को, तो क्यों ना हम इस एज के बच्चे को भी शिक्षा से जोड़े, मुख्य धारा में लाए। तो सरकार को इस पर ध्यान गया और सरकार ने नियम बनाया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और तब एनसीएफ ने जो जारी किया गाइडलाइन, कहा कि 0 से 8 वर्ष के जो बच्चा होंगे, जिसे इन्होंने फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया था, वह बच्चा जो है ना, उसको मूलभूत शिक्षा, जो मूलभूत स्तर का जो शिक्षा होता है ना, वो जरूर मिले, अक्षर का ज्ञान मिले, शब्द का ज्ञान मिले, और यह जो मिले इसमें कोई परीक्षा ना हो, इसमें कोई जो है ना प्रतियोगिता टाइप का नहीं होनी चाहिए, ये खेल खेल में बच्चा सीखे इसमें। तो इस बात को कहा गया है कि 0 से 8 साल के बच्चे की शिक्षा को मूलभूत स्तर तक माना गया है, कि उसको मूलभूत स्तर मानिए आप। यहां पर बात बाल वाटिका होती है, आगे के स्लाइड में सब आएगा, आप चिंता मत कीजिए, एकदम खोल के रख देंगे पूरा। तो ये हो गया। उसके बाद है एनसीएफ 2022 के अनुसार प्रारंभिक बचपन और देखभाल और शिक्षा विकास के प्रमुख क्षेत्र माना है। यह विकास का प्रमुख, आप कहिएगा ये प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा क्या होता है। देखिए इसको शॉर्ट में जो कहा गया, आगे हालांकि स्लाइड में मिलेगा, ECCE कहा गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पूरा नाम होता है। देखिए होता क्या है कि हम जानते हैं कि 2 से 3 वर्ष से बच्चा सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, दिमाग उसका चलने लगता है। तो उस बच्चे को भी एजुकेशन में शामिल किया जाए, उस बच्चे को भी देखभाल की जरूरत है, और अच्छे से देखभाल की जरूरत है, उसे स्नेह की जरूरत है, उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत है, एक अच्छा सेफ्टी वातावरण की जरूरत है, उसको वह मुहैया कराइए। उसके बाद उसको शिक्षा, देखभाल तो करना ही है, साथ में शिक्षा की भी। और शिक्षा का मतलब ये नहीं कि एग्जाम दिले लेंगे, उससे हम पास कराएंगे फेल कराएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। शिक्षा का मतलब यहां है कि बच्चा अपने आसपास में सिर्फ वातावरण में कुछ हो रहा है ना, उसमें एंजॉय करे, बस इतना ही है। खेल के माध्यम से, खेल के उसे पता ही नहीं चले कि हम पढ़ने आए हैं, ऐसा जगह बनाइए, ऐसा वातावरण बनाइए। तो ऐसा शिक्षा की व्यवस्था कीजिए ताकि वह एक आदत में शुमार हो, बच्चा बैठने के लिए तैयार हो। 1 क्लास 2 क्लास में जब जाएगा बच्चा, तो पढ़ने के लिए तैयार करके उसे स्कूल भेजिए, ऐसी बात कर रहा है। और उसका विकास पर भी ध्यान दीजिए, है ना। तो उसका विकास जो होगी तब बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगी, नहीं तो फिर यह विकास जो है ना कहीं बाधित हो जाएगा। और इसको बेहतर बनाने के लिए ECCE का कॉन्सेप्ट लाया, और एनसीएफ 2022 ने इस बात पर पूर्णतः फोकस कर दिया कि ECCE को जरूर से जरूर इसको पालन कीजिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को बेहतर से बेहतर बनाइए, और इस पर ध्यान दीजिए बच्चे पर, इसको जो है ना नकारिए मत। क्योंकि अब ये एनसीएफ ने यह भी कहा है कि जो 2 से लेकर के 5 वर्ष के भीतर के जो बच्चे होते हैं ना, जो करोड़ों में है, वह स्कूल से जो नहीं पहुंच पाते हैं, उनको भी स्कूल से जोड़ना है आपको। तो यह बात कौन करता है? तो ये हो गया आपका कि ECCE का बारे में आप अच्छा से समझे। चलिए अब नेक्स्ट के स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और वह स्लाइड है आपका, सॉरी थोड़ा सा ये हो गया, अगला नेक्स्ट स्लाइड है। देखिए शिक्षा का प्रारंभ जो होगा बाल वाटिका से माना है। ये एनसीएफ 2022 ने कहा है कि शिक्षा का जो प्रारंभ होगा ना, वह बाल वाटिका, किंडरगार्टन वाला बात बोलता है, बाल वाटिका का बात माना है इन्होंने, वहां से ही शुरू होगा। और प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट लाया है, यानी स्कूल से पहले की बात करता है यह। और ये जो स्कूल होगा ना, बाल वाटिका हो ना, स्कूल से संबंध होगा, ये सटा हुआ होगा, हो सकता है उसी कैंपस में हो, ऐसी बात बनाया जा रहा है। आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, बालवाड़ी सब जो होता है ना, वह सभी हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि 2 साल से ही शिक्षा प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। क्या कहा कि 2 साल से ही शिक्षा प्रक्रिया क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा।
तो 2 साल की शिक्षा, 2 साल से ही बच्चे का शिक्षा प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। ये बात एनसीएफ मान लिया है और इसकी बात कह दिया है इन्होंने। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ स्लाइड को देखते हैं। अब कुछ की पॉइंट्स होगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में बन सकता है। ये देखिए, तो पहला की पॉइंट्स आपका कि एनसीएफ एसई यानी ये जो शिक्षा की व्यवस्था करता है, यह जो जोर देता है किस पर, वह जोर दिया है आपका स्कूल एजुकेशन पर। का स्कूल एजुकेशन जो हो ना कैसा होनी चाहिए, तो स्कूल एजुकेशन ऐसा होनी चाहिए जो बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़े तो जोड़े, साथ में उसमें जो है स्पेशल स्किल की भी व्यवस्था कर दे, यानी आने वाले जिंदगी में भी वो उसका उपयोग कर पाए, ऐसी एजुकेशन की व्यवस्था किया जाए, यह बात बोलता है। एनसीएफ टी का मतलब क्या होता है? एनसीएफ तो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और टी से हो गया टीचर, ई से हो गया आपका एजुकेशन, यानी टीचर एजुकेशन पर इन्होंने जोर दिया है। टीचर एजुकेशन या बच्चे को जो पढ़ाएंगे जो शिक्षक, वह भी वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, अर्थात वह ट्रेंड होना चाहिए। पहली बात, या डीएलएड हो या बीएड हो, जहां से भी हो वह ट्रेंड होनी चाहिए। साथ में वह एलिजिबिलिटी उसमें होनी चाहिए, क्राइटेरिया जो आप सीटेट पास करके देते हैं, बन जाते हैं, आपके अंदर एलिजिबिलिटी आ जाती है, तो वो होनी चाहिए। यानी टीचर को प्रशिक्षण भी देना चाहिए। एक तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण होता है, एक सेवाकालीन प्रशिक्षण होता है। तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण तो मिले ही मिले, साथ में सेवाकालीन प्रशिक्षण भी मिले, अर्थात जब आप टीचर हो तब भी बीच बीच में आपको प्रशिक्षण की जरूरत हो। अपडेटेड ज्ञान तो आती ही रहता है ना, तो उस ज्ञान से आप अपडेट हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बात पर बात जोड़ देता है कि जो प्रौद्योगिकी है, जो इंटरनेट की जो इतनी उपयोगिता है, जो 21st स्किल है, उस पर उसको भी जोर देने की बात करता है। तो ये हो गया। तो ये टीचर एजुकेशन इससे बिल्कुल अच्छे होना चाहिए। टीचर के अंदर भी एजुकेशन डाला जाए। आगे है आपका कि या फिर वही बात किया, महत्वपूर्ण की पॉइंट था एनसीएफ ईसीसी, जो इससे पहले हमने बात किया, ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ देखिए पूरा नाम भी लिख दिया है आपको, पूरा एक्सप्लेनेशन भी कर दिया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड मतलब चाइल्डहुड के पहले की अवस्था, यानी बात यहां 3 साल से होती है। और केयर, उसको केयर की जरूरत है, उसको केयर टेकर के रूप में आपको उसको करना चाहिए। उसको बच्चा को जो ना सिंपैथी के साथ साथ, एम्पैथी के साथ साथ जो है ना, उसको ढंग से केयर कीजिए। उसको ऐसा बिहेव कर दीजिए कि स्कूल आने में उसको मजा आवे, बोझ ना लगे, आने वाला समय में वो खुशी खुशी आए, खुश होकर आए, खुश होकर जाए, ऐसा व्यवस्था करना है आपको। एजुकेशन तो आपको बता ही रहेंगे, प्ले वे मेथड से सिखाइए, खेल खेल में बच्चे को पढ़ाइए, पता ही नहीं चले कि हम खेल रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, ऐसा होनी चाहिए। ये एनसीएफ ईसीसी इसी पर जोर देता है। और एक होता है एनसीएफ एई। एनसीएफ क्या होता है? एई। अब एई का क्या मतलब हुआ? एनसीएफ तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हुआ, लेकिन एई मतलब एडल्ट एजुकेशन। अब एनसीएफ जो है एडल्ट एजुकेशन पे जोर देना है, प्रौढ़ शिक्षा इसको बोलते हैं हम लोग, प्रौढ़ शिक्षा की बात करता है। तो प्रौढ़ शिक्षा क्या होता है जी? प्रौढ़ शिक्षा वो होता है जब कोई बचपन में या समय पर नहीं पढ़ता है, 40 का एज हो जाता है या 30 का ओवर एज हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, प्रौढ़ावस्था में आ जाता है, तो उसको भी साक्षर करना है। इसलिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि सबको साक्षर करना जरूरी है, सबको पढ़ाना जरूरी है। साथ में संख्यात्मक ज्ञान भी, अर्थमेटिक ज्ञान पर भी जोर देता है। यह बात भी दिमाग में घुसा के रखिए। तो उसमें एडल्ट एजुकेशन का भी बात ये एनसीएफ 2022 कर रहा है कि एडल्ट को भी एजुकेशन की व्यवस्था कराया जाना चाहिए और उसको भी एजुकेशन देना चाहिए। उसका भी प्रारूप इन्होंने विस्तार से चर्चा किया है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2022 निम्नलिखित विकास पर जोर देता है। अब कौन कौन विकास पर ये जो जोर देता है, वह कौन कौन विकास पर जोर देता है, इसको देख लीजिए आप लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला जो मुख्य पॉइंट इन्होंने दिया है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है जी? शारीरिक विकास, अर्थात बच्चे के शुरू से ही शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे को खेल खेल में खेल कराइए, एक्टिविटी कराइए, है ना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दीजिए बच्चे के अंदर, तब उसके अंदर शारीरिक विकास होगा, साथ मेंटल भी डेवलपमेंट होगा, वो भी बात करता है। और एक बात करता है, इस पर भी जोर दिया इन्होंने, इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए, बच्चे को जो है ना स्नेह की जरूरत होती है शुरुआत में, उसको जो है तनाव मुक्त की व्यवस्था करनी पड़ेगा, उसे डर भय से मुक्त करना पड़ेगा। यह सभी जो है ना संवेग कहलाता है, इमोशंस कहलाता है। और इस इमोशंस को बैलेंस करना, इस इमोशंस को सही दिशा दिखाना, गलत जो अवांछनीय जो नेगेटिव इमोशंस है, उस इमोशंस को जो है ना पॉजिटिव इमोशंस की तरफ लेके जाना बच्चे को, यह बात करता है इमोशनल। तब बच्चे इमोशनल डेवलपमेंट हो पाएगा बच्चे के अंदर। ये हो गया इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब होता है, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल का मतलब
क्या होता है, बौद्धिक, यानी बच्चे के अंदर बौद्धिक विकास करना चाहिए, बच्चे में तर्क करने की शक्ति हो, बच्चे में जो है कल्पना करने की शक्ति हो, वैज्ञानिक सोच हो बच्चे के अंदर, खोज करने की प्रवृत्ति विकसित हो, जिज्ञासु हो बच्चा, है ना। जितना ज्यादा जिज्ञासु होगा उतना ज्यादा उसका डेवलपमेंट होगा। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास करना है, ना कि रट्टा मार व्यवस्था लाना है, ना कि याद करने स्मरण करने वाला तथ्यात्मक ज्ञान भर देना है। बच्चा एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान को स्वतः निर्माण कर ले, मेटाकॉग्निशन की बात करता है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल, देखिए स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक, है ना। बच्चे के अंदर सिर्फ आप मशीन नहीं बना दीजिए, उसको जो नैतिकता है, जो नैतिक मूल्य है, जो संस्कृति है, जो संस्कार है, उसका भी शिक्षा देना होगा आपको। तभी बच्चा जो ना एक बैलेंस बन पाएगा, समाज में वो ढंग से रह पाएगा। नहीं तो आप देखते हैं ढेर सारा शिक्षा हम दे देते हैं, बाद में जाके समाज में चोरी डकैती मारपीट गाली गलौज कुछ करने लगता है। तो फिर आपने क्या शिक्षा दिया बच्चे को। तो शिक्षा आपकी ऐसी होनी चाहिए जो उसको स्पिरिचुअल ढंग से, आत्मिक ढंग से अंदर से उसे ठीक बनाए। बड़े छोटे के अंदर लिहाज हो उसका, उसके अंदर जो है ना ढंग की डेवलपमेंट होनी चाहिए। सिर्फ ज्ञान पर अर्जित कर लिया, बड़ा से बड़ा हो गया, लेकिन उसके अंदर संस्कार ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा फिर ऐसा शिक्षा दे करके। तो वह अंदर से, उसके अंदर जो है ना इससे डेवलपमेंट करना है, ताकि धार्मिक रूप से, धार्मिक का मतलब ये नहीं कि कट्टरता की बात कर रहा है, धार्मिक का मतलब होता है कि जो सही है, जो सहिष्णुता है, उसके तरफ बच्चे को मोड़ना है, सहिष्णु बनाना है बच्चे को। ये हो गया स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आत्मा परमात्मा इस सब के प्रति भी जिज्ञासा होना चाहिए। जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इस सब बात, थोड़ा दार्शनिक परिप्रेक्ष्य भी इसमें शामिल हो जाता है। तो ये हो गया आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो यही है, इस पर जोर डालता है। तो ये आपका लास्ट था, ये देख लेते हैं आगे है कि नहीं है। नहीं आगे तो बस लाइक सब्सक्राइब है। तो प्लीज़ आप लोग अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने सुनने से ज़्यादा आप लोग पढ़ने पर, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, और इस बार अपना सीट पक्का कर लीजिए, अपना ये जिसमें भी हो, और अपना सीटेट वाला पावर बार एग्जाम देने की झंझट से मुक्त हो जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार से सुनने के लिए। ध्यान से प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।